हाय स्टूडेंट्स। आज का सेशन न्यू बैच के लिए, न्यू सेशन 11th के लिए है। और आज 11th का अकाउंटेंसी में फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं मैं। और फर्स्ट चैप्टर में जाहिर सी बात है कि अकाउंटिंग का चैप्टर है, तो सबसे पहले अकाउंटिंग के बारे में बतलाया जाएगा आपको कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग के बारे में हम जाने पहले आइए। अकाउंटिंग इस तरह से चैप्टर 1 में क्वेश्चन आएगा। अगर आप बुक लेंगे तो सबसे पहला चैप्टर में इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग का जो चैप्टर है उसमें आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में इस तरह से, डिफाइन अकाउंटिंग एंड इट्स ब्रांचेस। अकाउंट क्या है, अकाउंटिंग क्या है और अकाउंटिंग का ब्रांचेस कौन कौन सा है। कई बार टाइप्स भी लिखा हुआ रहता है। तो पहले तो अकाउंटिंग का डेफिनेशन आप समझें, क्या है अकाउंटिंग। देखिए यहां लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू AICPA मीन्स अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, AICPA। अकॉर्डिंग टू AICPA, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग क्या है? रिकॉर्ड करने का एक आर्ट है। क्या रिकॉर्ड करने का? बिजनेस का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का एक आर्ट है। क्या है? अकाउंटिंग। आगे पढ़िए इसमें, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग। रिकॉर्डिंग का मतलब रिकॉर्ड करना, क्लासिफाइंग को मतलब पर्टिकुलर रूप से उसको बांटना। क्योंकि हमारे व्यापार में, बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं अलग अलग तरीके के। कुछ ट्रांजैक्शंस डेटर से होगा, कुछ क्रेडिटर से होगा, कुछ परचेज का होगा, कुछ सेल का होगा, एक्सपेंसेज होगा, इनकम होगा। तो हम सबको क्या करते हैं? आइसोलेट करते हैं, अलग अलग बांट देते हैं उसको। इसीलिए उसको क्लासिफाइंग कहा गया है, जिसको कि हम लेजर के हिसाब से दर्शाते हैं। आइए, रिकॉर्डिंग का मतलब जर्नल, क्लासिफाइंग का मतलब लेजर। आप ऐसे समझ सकते हैं। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग। उसके बाद है एंड समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब समरी से समराइजिंग हुआ है। समराइजिंग का मतलब, समरी का मतलब होता है सारांश। मतलब आपने जो रिकॉर्डिंग किया और क्लासिफाइंग किया उसका एक समरी तैयार करना। और समरी जो अकाउंट्स में हम लोग तैयार करते हैं उसको हम लोग ट्रायल बैलेंस कहते हैं। समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। जो भी हम रिकॉर्ड करते हैं वो किस रूप में रिकॉर्ड करते हैं? इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी के रूप में, जिसको मेजर किया जा सके उसको ही हम सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं। इसलिए कहा गया कि अकाउंटिंग का जब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ाएंगे हम, तो वहां आपको पता चलेगा कि अकाउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं। जो भी ट्रांजेक्शन्स है जिसको हम मनी से मेजर कर सकते हैं, पैसे से माप सकते हैं, सिर्फ उसी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। अगर कोई क्वालिटेटिव गुड्स है या क्वालिटेटिव, अगर आप कह सकते हैं कि कुछ एक टर्म्स है, उसको हम रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे कि बहुत अच्छा चीज है, इसको आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। बहुत खराब सामान है, इसको आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। हम जो भी टर्म्स रिकॉर्ड करेंगे वो पैसे से मापा जा सकेगा। इसीलिए कहा गया इन टर्म्स ऑफ मनी। आइए, ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। और ऐसे कैरेक्टर को हम रिकॉर्ड करेंगे जो फाइनेंशियल नेचर के होंगे। फाइनेंशियल नेचर मतलब जिसको हम पैसे से माप सकें। समझ गए? इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। और क्या करना है? अंत में उसको इंटरप्रेट भी करना। इंटरप्रेट का मतलब होता है बतलाना, उसको रिजल्ट्स के बारे में बतलाना। अब इसको कैसे हम लोग यहां पर डिफाइन करेंगे, आपको बतलाते हैं कि देखिए यहां पे एक शॉर्ट हम ट्रिक दिए हैं आपको। अगर आपको AICPA का पूरा डेफिनेशन याद हो जाता है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में पूछा गया AICPA का डेफिनेशन तब तो आप यही लिख दीजिएगा। और अगर ये नहीं पूछा गया है तो फिर आप एक ट्रिक मेरा याद रखिए और उसको अगर ध्यान में रखिएगा तो आराम से आप उसको डेफिनेशन बना के लिख सकते हैं। वो ट्रिक है आर्क समिट। अब आर्क समिट क्या है, देखिए कैसे इसको बना के अभी हम लिखते हैं। यहाँ जितना भी आप बात पढ़े हैं वो सब इसमें इंक्लूड है लगभग। देखिए यहाँ
A फॉर आर्ट, देखिए यहाँ अकॉर्डिंग क्या लिखा हुआ है, अकाउंटिंग इज द आर्ट, है ना, A फॉर आर्ट। उसके बाद R फॉर रिकॉर्डिंग, देखिए आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, R फॉर रिकॉर्डिंग। C फॉर क्या है, क्लासिफाइंग, C फॉर क्लासिफाइंग, देखिए यहाँ लिखा हुआ है। और S फॉर समराइजिंग, देखिए यहाँ समराइजिंग भी लिखा हुआ है। अकाउंटिंग क्या है, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, यहां तक हो गया। अब आगे लिखा हुआ इन सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी, जो भी हम रिकॉर्ड करते हैं उसको किस टर्म्स में रिकॉर्ड करते हैं, मनी के रूप में, है ना, जिसको हम मनी से मेजर कर सकते हैं, इसीलिए एम भी यहां लिखा हुआ है। और फिर लिखा हुआ है आगे, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन अ पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ, हम इंटरप्रेट कर सकें, इंटरप्रेट का मतलब होता है बतलाना, है ना, इंफॉर्मेशन देना, किस चीज के बारे में, ट्रांजेक्शन्स के बारे में। तो आर्क समिट अगर आपके दिमाग में रहेगा तो आप कहीं ना कहीं डेफिनेशन बना के भी लिख सकते हैं, जैसे यहां पर बनाया जा सकता है, अकाउंटिंग एज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन टर्म्स ऑफ मनी and interpreting the results of financial transactions। आप ऐसे बना के भी लिख सकते हैं, और नहीं तो आपका बुक में जो लिखा हुआ है AICPA उसको आप दिमाग में रखिए। अकाउंटिंग क्या है, जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं बिजनेस में उसको रिकॉर्ड करने का एक आर्ट है, ठीक है। आइए इसको और डेप्थ में हम लोग जब कॉमर्स में हम पढ़ाए थे इससे पहले वाले सेशन में व्हाट इज कॉमर्स, उसमें बतलाया गया है, आप उसको एक बार वीडियो देख लीजिएगा तो वहां क्लियर हो जाएगा। आज इस सेशन में मुख्य रूप से हमको ब्रांचेस को समझाना है। अकाउंटिंग के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। आइए, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग के टाइप्स आप इसको कह सकते हैं। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में ऐसे तो बहुत सारा ब्रांचेस होता है, लेकिन मुख्य रूप से आपको पढ़ना तीन जानना है। और ऐसे एडिशनल आज के डेट में अगर 11th का बुक आप जैसा सिलेबस में देखते हैं उस हिसाब से वहां 5 लिखा हुआ रहता है, और नहीं तो 8-10 भी है, तो 10 जानने की जरूरत नहीं है, आप 5 जानिए, इतना काफी है, आपका सिलेबस इससे फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। और 5 क्या है, एक तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, नंबर 1 देखिए यहाँ लिखा हुआ है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, नंबर 2 कॉस्ट अकाउंटिंग, नंबर 3 मैनेजमेंट अकाउंटिंग, नंबर 4 टैक्स अकाउंटिंग, और नंबर 5 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अभी पांचों को आपको समझा देता हूं मैं अच्छे से कि अकाउंटिंग को सर ऐसे क्यों ब्रांचेस में अलग अलग तरीके से बांटा गया। आप एक बात बताइए कि अगर आपके घर में सिर्फ आप अकेले रहते हो तो घर के जितने भी काम होते हैं वो कौन लोग करेंगे, बोले सर अकेले रहता हूं तो सब काम तो खुद को ही करना पड़ेगा, कपड़ा धोना, खाना बनाना, बर्तन धोना, घर साफ करना, सब आपको खुद करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके घर में 10-20 मेंबर आ जाए तो बोले सर काम 10-20 मेंबर आएगा तो काम भी ज्यादा हो जाएगा, और काम ज्यादा होगा तो काम को हम लोग क्या करेंगे, बांट देंगे, समझ गए। तो अकाउंटिंग को भी ऐसे आप ट्रीट कर सकते हैं कि जब आपका व्यापार छोटा होता है, बिजनेस छोटा होता है, वहां भी सारे ब्रांचेस आपको कहीं ना कहीं टैकल करने होते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता क्योंकि सारा काम आप खुद अकेले कर लेते हैं। जैसे घर में अगर छोटा काम है या अकेले रह रहे हैं तो सब काम खुद कर लेते हैं, लेकिन जैसे घर में ज्यादा मेंबर हो जाएंगे तो काम क्या कर देते हैं, आप बांट देते हैं, जो काम करने में सुविधा हो जाता है। उसी तरह जब हमारा बिजनेस या फर्म छोटा होता है तो यहाँ जो 5 ब्रांचेस लिखा हुआ है लगभग 5 को हम लोग टैकल करते हैं, नहीं तो मुख्य रूप से 3 तो किया ही जाता है, फाइनेंशियल, कॉस्ट और मैनेजमेंट, है ना। लेकिन व्यापार बड़ा हो जाता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, बांट देते हैं। अब मान लीजिए बिजनेस बड़ा है तो उसको किस तरीके से इसको समझा जाएगा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है ना, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या है, और टैक्स अकाउंटिंग क्या है। अब आइए शुरुआत करते हैं हम लोग पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डेफिनेशन बहुत हद तक इससे मिलता जुलता है जो आप अभी अकाउंटिंग पढ़े हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंक्लूड्स बुक कीपिंग, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, एंड अल्टीमेटली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इसके बारे में समझा दे आपको कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपका एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और उसमें जो ब्रांच आपने रखा है फाइनेंशियल
अकाउंटिंग मेंटेन करने का जो एक ब्रांच रखा है, उसका मेन रोल क्या है, मेन काम क्या है? उसका मेन काम है बुक कीपिंग करना। बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? बुक कीपिंग का मतलब होता है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को सिंपल लैंग्वेज में रिकॉर्ड करना, सामान्य भाषा में लेन देन को लिखना। वित्तीय लेन देन को सामान्य भाषा में लिखने को हम लोग क्या कहते हैं? बुक कीपिंग। अब बुक कीपिंग के बाद अकाउंटिंग का मेन काम यहां से शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग जर्नल बोलते हैं। और जर्नल को देखिए, अभी आपको यहाँ सिखाया गया था कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। जर्नल एक तरह से रिकॉर्डिंग का ही पार्ट है। रिकॉर्डिंग का मतलब आप क्या करते हो? जर्नल। फिर उसके बाद अभी हम लोग क्या पढ़े थे? रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग देखिए यहाँ लेजर है, इसके बगल में मैंने लिख दिया क्लासीफाइंग। लेजर किसका पार्ट है? क्लासीफाइंग का। डेफिनेशन से मिल रहा है ना? आइए, ट्रायल बैलेंस। लेजर के बाद हम लोग क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस। ये सारा चैप्टर मिलेगा अभी आपको 11th में, और आपको पढ़ना है एक एक करके। ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस किसको हम लोग कह सकते हैं? जैसे समराइजिंग यहाँ लिखा हुआ था, देखिए डेफिनेशन अभी थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़े थे, समराइजिंग। तो ट्रायल बैलेंस उसका पार्ट आप कह सकते हैं। फिर प्रॉफिट एंड लॉस है और बैलेंस शीट। तो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट किसका पार्ट है? रिपोर्टिंग का। अब रिपोर्टिंग भी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, होगा कहीं, है ना? मतलब इंटरप्रेट करना, एक तरह से आप जो करते हैं, रिजल्ट्स जो बतलाते हैं, उसको आप कह सकते हैं। और फिर लास्ट में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब होता है व्यापार के आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी देना। मतलब कुल मिलाकर के आपको इतना समझना है कि बिजनेस का जो फाइनेंशियल कंडीशंस है, फाइनेंशियल पोजीशन है, चाहे वो प्रॉफिट लॉस से जुड़ा हो या बिजनेस ट्रांजेक्शन से जुड़ा हुआ हो या किसी से लेन देन हो, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हो, है ना, व्यापार की आर्थिक स्थिति हो, एसेट्स लायबिलिटीज के बारे में जानना हो, वो सारा इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। किसका ब्रांच है? अकाउंटिंग का पहला ब्रांच, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब आप कहेंगे सर मेरा बिजनेस अगर छोटा है तो वहां फाइनेंशियल अकाउंटिंग को कैसे दर्शाया जाएगा? जैसे मान लो कि आपका एक छोटा शॉप है, और वो छोटा शॉप या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आप कुछ बना के बेचते हो। मान लो आप चाय ही बना के बेचते हो, छोटा व्यापार। अब चाय का दुकान है, वहां भी समझो कि 3 तरह का ब्रांचेस कम से कम तो इंक्लूड होगा ही। अगर आप हिसाब किताब कर रहे हैं, चाय दुकान अगर आप चला रहे हैं, टी स्टॉल, तो वहां पर भी आपका मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। अब प्रॉफिट कैसे पता चलेगा? बोलिए सर, रिकॉर्ड करेंगे, जो भी डेली का ट्रांजेक्शन होगा उसको हम लोग एक सामान्य भाषा में लिखेंगे और पता करेंगे कि कितना खरीदे, कितना बेचे, है ना, और कितना प्रॉफिट हुआ। ये किसका पार्ट है? बोलो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। तो क्योंकि आपका व्यापार अभी छोटा है तो वे काम खुद आप करते हैं, है ना, और दूसरा काम भी आप खुद करते हैं, जिसको हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग बोलते हैं। अगर बिजनेस बड़ा होगा तो कॉस्ट अकाउंटिंग का एक अलग ब्रांच बना दिया जाएगा। और कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन काम क्या होता है? देखिए यहाँ, कॉस्ट अकाउंटिंग इंक्लूड्स टू नोइंग अबाउट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम जो चीज प्रोड्यूस करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसका टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट हम जानना चाहते हैं। वो हमको यहां से पता चलेगा। किस ब्रांच से? कॉस्ट अकाउंटिंग वाले ब्रांच से। फाइनेंशियल अकाउंटिंग से आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता चलने वाला नहीं है। प्राइस फिक्सेशन, अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे मान लीजिए आप ये पेन बनाते हैं, तो ये पेन का प्राइस फिक्स करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलिए कैसे? अगर प्राइस कम रख देंगे तो आपको लॉस हो जाएगा, अगर आप प्राइस ज्यादा रखेंगे तो आपका पेन बाजार में बिकेगा नहीं, तो फिर लॉस हुआ ना। कम रखने से भी लॉस, और ज्यादा पेन का प्राइस अगर हम रख देते हैं तो भी मेरा पेन नहीं बिकेगा, और नहीं बिकेगा तो लॉस होगा ही। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का भी मेन रोल है। कहाँ? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, प्रोडक्शन जहां होता है उस सेक्टर में कॉस्ट अकाउंटिंग का इंपॉर्टेंट रोल है। आइए, रिड्यूसिंग वेस्टेज, जहां मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है तो कॉस्ट अकाउंटिंग के माध्यम से आप अपने वेस्टेज को कम कर सकते हैं, है ना। आइए, कॉस्ट ऑफ पर यूनिट। अब आपको जानना है कि आप एक बार में, आप बताओ, एक पेन का कीमत कितना है? 20 रुपया। क्या एक पेन 20 रुपया में बन सकता है? नहीं। अगर आप ये पेन, ऐसा पेन कम से कम 10,000 या 50,000 के क्वांटिटी में बनाएंगे तब इसका कॉस्ट 20 रुपया पड़ेगा। अगर एक पेन बनाएंगे तो नहीं पड़ेगा। तो टोटल जो कॉस्ट होता है उसके बाद हम पर यूनिट कॉस्ट भी निकाल सकते हैं, है ना। तो पर यूनिट कॉस्ट जब तक पता नहीं चलेगा तब तक हम सेल प्राइस फिक्स नहीं कर पाएंगे। तो पर यूनिट कॉस्ट जानना बहुत जरूरी है। उसी के हिसाब से एक
जो मार्जिनल प्रॉफिट होता है उतना रख करके आप बाजार में पेन को बेच देते हैं, ताकि आपको ज्यादा लॉस भी नहीं हो, आपको ज्यादा मतलब आपका पेन का दाम ज्यादा भी नहीं हो और कम भी ना रखें ताकि लॉस ना हो। ठीक है, तो एक फिक्स प्राइस रखना बहुत जरूरी है और उसके लिए इसका पर यूनिट प्राइस जानना भी जरूरी है। ये किसका पार्ट है? कॉस्ट अकाउंट, कॉस्ट कंट्रोल। आज देखते हैं बाजार में आए दिन किसी भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत सारा कंपटीशन है और उस कंपटीशन को फेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है बच्चों? आपको अपना प्राइस हमेशा नियंत्रण में रखना पड़ता है, एकदम कम करके रखना पड़ता है और क्वालिटी को कंट्रोल करके रखना पड़ता है, सस्टेन करना पड़ता है क्वालिटी को, तब आप बाजार में सर्वाइव कर पाते हैं। तो अभी आपको दो चीज पता चल गया कि सर अगर हिसाब किताब के बारे में जानना है, अगर बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानना है, बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में जानना है, तो वो कौन सा ब्रांच का पार्ट है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लेकिन अगर आपको पर यूनिट कॉस्ट जानना है या टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट जानना है या वेस्टेज को कम करना है या फिर कॉस्ट कंट्रोल करना है, तो फिर कौन सा अकाउंटिंग आपको काम आएगा? कॉस्ट अकाउंटिंग। दोनों आप समझ गए, फाइनेंशियल और कॉस्ट। अभी मैंने आपको समझा रहा था, छोटा आपका चाय दुकान है तो चाय दुकान में प्रॉफिट कितना हुआ वो किसका पार्ट है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। लेकिन चाय आप कितने में बेचेंगे ये भी एक फैक्टर है। ज्यादा में बेचेंगे तो आपका चाय बिकेगा नहीं, कम में बेचेंगे तो आपको लॉस हो जाएगा। ये कौन फिक्स करेगा? आप ही करेंगे, है ना, क्योंकि चाय दुकान आपका छोटा है तो छोटा दुकान में फाइनेंशियल भी आप खुद मेंटेन करते हैं और कॉस्ट अकाउंट भी आप खुद मेंटेन करते हैं। इस बात को आपको समझना है। लेकिन आपका फर्म जब बड़ा हो जाएगा, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक अलग ब्रांच होगा और कॉस्ट अकाउंटिंग का एक अलग ब्रांच। दो चीज क्लियर है। आइए नंबर 3, इधर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या रोल है, क्या काम है, एडवांटेजेस क्या है, इसके बारे में जाने। सबसे पहला है क्रिएशन ऑफ डे टू डे ऑपरेटिंग पॉलिसी। यहां लिखा हुआ क्रिएशन ऑफ डे टू डे ऑपरेटिंग पॉलिसी। मैनेजमेंट के बारे में बीएसटी का चैप्टर में आपको पढ़ाया गया है कि काम को अच्छे से करने का जो एक तरीका होता है, एफिशिएंट तरीके से जब आप काम करते हैं, वो मैनेजमेंट कहलाता है। तो डे टू डे आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसी बनाई जाती है, बिजनेस को कैसे ऑपरेट करना है उसके बारे में सोचा जाता है। वो सब किसका पार्ट है? मैनेजमेंट का। आप बोलिए अगर आपका फर्म बड़ा होगा तो वहां भी प्लानिंग करना पड़ेगा, वहां भी सोचना पड़ेगा, डे टू डे कैसे आपको बिजनेस करना है उसके बारे में जानना है, उसके बारे में सोचना है ना। अगर आपका व्यापार छोटा है तो वहां पर भी डे टू डे आपको इसके बारे में सोचना है। ठीक है, तो आप ये भी समझ गए, क्रिएशन ऑफ डे टू डे ऑपरेटिंग पॉलिसी। नंबर 2 है प्लानिंग। बिना प्लानिंग का कोई बिजनेस नहीं चलता, आपको प्लान करना पड़ेगा। आपका बिजनेस बड़ा हो या छोटा, प्लानिंग आपको करना है। तो प्लानिंग किसका पार्ट है बच्चों? मैनेजमेंट का। उसके बाद है डिसीजन मेकिंग। आप प्लान करते हैं और व्यापार में क्या करना पड़ता है? डिसीजन लेना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है ना। तो डिसीजन मेकिंग का काम मैनेजमेंट का है। ठीक है, उसके बाद है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। आपके पास जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उसका बेहतर तरीके से प्रयोग कैसे किया जाए, इसके बारे में कौन सोचेगा? इसके बारे में मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जो लोग हैं, मैनेजमेंट के जो से जुड़े हुए लोग हैं, उसके बारे में वो लोग सोचेंगे। इसके बाद है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? अगर आप एक कंपनी या फर्म या किसी तरह का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं या एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, तो आपके बिजनेस का सुरक्षा का देखभाल करना, है ना, उसका सेफ गार्ड बने रहना किसका काम है? वो काम मैनेजमेंट का है। ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा। आप देखिए इसको, फाइनेंशियल, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, 3 आप समझ चुके हैं। फाइनेंशियल का काम हिसाब किताब करना, कॉस्ट का काम क्या है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इसका ज्यादा प्रयोग किया जाता है, जहां पर यूनिट हम प्राइस डिसाइड करते हैं और टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट डिसाइड करते हैं। और नंबर 3 है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम है मैनेज करना। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम क्या है? मैनेज करना, है ना। बिना मैनेजर का आप चला नहीं सकते, बिना मैनेजमेंट का आपका फर्म या ऑर्गेनाइजेशन अच्छे तरीके से नहीं चल सकता। ये तीनों का पॉइंट्स आप चाहें तो लिख लें, जल्दी लिखिए इसको। आइए, इसके बाद है टैक्स अकाउंटिंग। इसके बाद क्या है बच्चों?
टैक्स अकाउंटिंग। अब टैक्स अकाउंटिंग में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है फीलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न। आज एक चीज समझना है कि आज के डेट में बिना टैक्स का कोई ट्रांजेक्शन नहीं। अब आप कहेंगे सर मेन तो आप 3 बताएं, फाइनेंशियल, कॉस्ट और मैनेजमेंट। जब इन तीनों में ही काम करना रहता था तो टैक्स का काम कौन देखता था भाई? मैनेजमेंट के लोग ही टैक्स का काम देख लेते थे। लेकिन जब अभी आपको बोला गया कि जब आपका व्यापार बहुत बड़ा हो जाता है तो वहां अलग अलग काम के लिए अलग अलग ब्रांचेस तैयार कर दिया जाता। इसके अलावा भी बहुत सारा ब्रांचेस है। जैसे अगर ब्रांचेस के बारे में हम लोग बात करें तो इसके अलावा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अकाउंटिंग है, इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग है, गवर्नमेंट अकाउंटिंग है, और इसके बाद एक गवर्नमेंट अकाउंटिंग बाद नेशनल अकाउंटिंग है, फॉरेंसिक अकाउंटिंग है, फंड अकाउंटिंग है, इतना सारा अकाउंटिंग है। लेकिन इसके बारे में भी आपको विशेष जानने का जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल आपको ये पांचों याद रखना है: फाइनेंशियल, कॉस्ट, मैनेजमेंट, टैक्स और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसमें से मुख्य कौन है? फाइनेंशियल, कॉस्ट और मैनेजमेंट। ये तीनों आपको समझा दिया गया है। अब इसके बारे में भी आप जान लीजिए। अभी आपको बोला गया कि टैक्स अकाउंटिंग का जो आज के डेट में रूल है कि आज के डेट में कोई भी ट्रांजेक्शन्स बिना टैक्स का नहीं। तो एक बहुत बड़ा समझिए कि किसी भी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है। अब अपने फर्म में अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट से, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से जुड़े हुए लोगों को अगर टैक्स कैलकुलेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे तो फिर काम में प्रॉब्लम आ जाएगा। फिर इधर का काम कौन देखेगा? या कॉस्ट अकाउंटिंग से जुड़े हुए लोगों को अगर आप टैक्स वाला काम दे देंगे तो इसका काम कौन देखेगा? कॉस्ट का काम कौन देखेगा? अगर मैनेजमेंट वाले को आप टैक्स का काम दे देंगे तो इसका कौन देखेगा? इसके चलते टैक्स अकाउंटिंग एक ब्रांच क्रिएट किया गया ताकि टैक्स से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन, जितने भी तरह के डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का काम होते हैं बिजनेस से रिलेटेड, वो सब काम टैक्स अकाउंटिंग ब्रांच देखे। उसका मेन काम है फिलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न, प्रिपरेशन ऑफ टैक्स रिपोर्ट, रिडक्शन ऑफ टैक्स इन लीगल वे। मतलब रिडक्शन इन टैक्स ऑफ लीगल वे मतलब इसका मतलब होता है कि वैध तरीके से टैक्स को कैसे कम से कम किया जा सके, इसको सोचना, इसके बारे में कुछ आइडिया क्रिएट करना है ना, ताकि व्यापारी का पैसा थोड़ा बच सके। कंसिडरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स, और भी अन्य प्रकार के जो टैक्स के जो फॉर्मेलिटीज होते हैं उनको पूरा करने का सारा जिम्मेवारी इसी ब्रांच पे होता है जिसको टैक्स अकाउंटिंग कहते हैं। आइए लास्ट में है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का काम क्या है बच्चों? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग नाम से ही पता चलता है, सोशल यानी सोशल वेलफेयर। अब आपका फर्म है और फर्म में जुड़े हुए जितने भी एम्प्लॉय हैं उसके बारे में सोचना, उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उससे जुड़ा हुआ बहुत सारा एस्पेक्ट है। जैसे उसका हाउसिंग का व्यवस्था करना, उसका बच्चों के एजुकेशन के बारे में सोचना, या मेडिकल फैसिलिटीज के बारे में सोचना, या उसके लिए एक अच्छा वर्किंग इन्वायरमेंट तैयार करना, या जहां आपका फर्म या ऑर्गेनाइजेशन है उसके आसपास के जो एरिया में कुछ अगर प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करना। ये आपका एक नैतिक जिम्मेवारी बनता है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको हम लोग कहते हैं। अब आप देखते हैं, इसका एग्जाम्पल आपको दिया जा सकता है कि जैसे रिलायंस है मुकेश अंबानी का, अब उनका एक चैरिटेबल ट्रस्ट भी चलता है रिलायंस फाउंडेशन के नाम से। वो बहुत सारे सोसाइटी के काम अलग अलग तरीके से करते हैं। आप इसको उससे जोड़ करके देख सकते हैं कि जब आपका फर्म बड़ा हो जाएगा तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में अगर आप अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले लोगों से, स्टाफ से कहेंगे कि आप काम करें तो ये काम उधर नहीं कर पाएगा। अगर कॉस्ट अकाउंटिंग वाले ब्रांच वाले लोगों से कहेंगे तो वो भी उस चीज को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप मैनेजमेंट वाले से कहेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम को टैकल करने, वो भी नहीं कर पाएंगे। तो सबका एक अलग अलग जिम्मेवारी है और अलग अलग तरीके से काम किया जाता है। और ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग को इसीलिए कम से कम मुख्य जो है 3 भागों में बांटा गया है। नहीं तो आपका बुक में 5 दिया हुआ है 11th में, अभी आपको 5 पढ़ना है। पहला क्या? फाइनेंशियल। दूसरा क्या? कॉस्ट। तीसरा क्या? मैनेजमेंट। चौथा क्या? टैक्स अकाउंटिंग। और 5वां क्या है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी।
एक बार रिवीजन करेंगे। फाइनेंशियल का काम क्या है? हिसाब किताब करना, व्यापार की आर्थिक स्थिति के बारे में जानना, अकाउंट मेंटेन करना, सारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, ठीक है, एसेट्स और लायबिलिटीज का फुल इंफॉर्मेशन रखना, बिजनेस का समरी तैयार करना, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम है। कॉस्ट अकाउंटिंग का काम क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जानना, प्राइस फिक्स करना, वेस्टेज को कम करना, रिड्यूस करना और कॉस्ट कंट्रोल करना। मैनेजमेंट का काम क्या है? मैनेज करना। जितने भी प्रकार के जो काम होते हैं वो सब मैनेजमेंट का काम ही देखेंगे, ठीक है। अब आपको जो चाय दुकान का एग्जांपल दिए थे, वो चाय दुकान देखिए, अगर आपका व्यापार छोटा है तो उसी में आप तीनों कैसे करते हैं? एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि अगर चाय में कितना प्रॉफिट हुआ, ये कौन बतलाएगा? तो बोलो चाय में सर प्रॉफिट होने वाला तो हमको फाइनेंशियल अकाउंटिंग ब्रांच से पता चलेगा। अच्छा, चाय का प्राइस क्या होना चाहिए? आप जो चाय बेचते हो उसका मार्केट में प्राइस क्या होना चाहिए, कैसे पता चलेगा? बोले सर ये तो कॉस्ट अकाउंटिंग से पता चलेगा। अच्छा, चाय को बेचने का क्या नया नया तरीका इवेल्युएट करना चाहिए? चाय का ऐड हम किससे करावें, कैसे करें? चाय को बेचने के लिए कौन कौन से नए नए तरीके हम मार्केट में लाएं, ऑफर लाएं, इसके बारे में कौन सोचेगा? प्लान कौन करेगा? न्यू टेक्निक से चाय कैसे बनाया जाए, इसके बारे में कौन सोचेगा? तो इसके बारे में कौन सोचेगा? मैनेजमेंट। तो क्लियर आपको समझ में आ गया होगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आपका बिजनेस बड़ा होगा कि काम अलग अलग तरीके से अलग अलग विभाग में बढ़ जाएगा, ठीक है। और टैक्स अकाउंटिंग, जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, बोलना है आपको कि सभी ट्रांजेक्शन्स में टैक्स आज के डेट में जुड़ा हुआ है और एक बहुत लंबा वो डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है। इसके लिए एक अलग से विभाग बनाया गया है, उसका नाम क्या है? टैक्स अकाउंटिंग। और फिर लास्ट में है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट, जो अपने स्टाफ से जुड़े हुए लोगों को, अपने एम्प्लॉय से जुड़े हुए लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचता है। उसका हाउसिंग है, मेडिकल फैसिलिटीज है, उसके बच्चों का एजुकेशन है, उसके लिए एक अच्छा गुड इन्वायरमेंट तैयार करना जहां वो अच्छे से काम कर सके, है ना। तो इन सब चीज के बारे में ध्यान रखना किसका जिम्मेवारी है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ओवरऑल आपका ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फिर न्यू वीडियो के लिए आप वेट कीजिए और इसको 2-3 बार आप देखिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इसका लिंक शेयर कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।